नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। ताल ठोक के में आज हम बात करेंगे बजट की, उस बजट की जो मिडिल क्लास को राहत देने वाला बताया जा रहा है। बात उस बजट की भी करेंगे जिसकी आलोचना विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस इस बजट को सिर्फ घोषणाओं वाला चुनावी बजट बता रही है। विपक्ष इस बजट को दिल्ली और बिहार चुनाव से जोड़कर वोटरों को साधने की कोशिश बता रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। तो विपक्ष इसे सहमत नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बजट में बिहार के लिए कई प्रावधान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस बोली बिहार को मिला घोषणाओं का खजाना, बाकी स्टेट को क्या मिला। बहस इसलिए भी क्योंकि बजट में महंगाई से राहत पर क्या कोई प्लान नहीं है, जो विपक्ष सवाल कर रहा है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बजट को विपक्ष ने चुनावी बजट करार दे दिया है। तो ठोकेंगे इन तमाम मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मैं सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। लगातार हम लोग ये सुन रहे हैं विकसित भारत की यही तस्वीर है आपकी कि करोड़ों लोग आ रहे स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। अपने मेहमानों का मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मिडिल क्लास को कर आतंकवाद से मुक्ति मिली या नहीं मिली? प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करें। आज आप वो कर रहे हैं, अपना ये डिबेट कर रहे हैं इतनी बढ़िया, तो इसके लिए आपको बधाई। दूसरी तरफ अब ये जो अभी बैंक करप्ट और या माइंडली बैंक करप्ट जो मिनिस्टर गया ना हरदीप पुरी, अगर ये सुन रहा हो हमारी बात को, तो ये मैं बताऊं आपसे कि हरदीप पुरी साहब, बैंक करप्सी तो आज से नहीं, आपकी शुरू से, जिस दिन से आपने नौकरी ज्वाइन करी थी। कोई बेवकूफ आदमी होगा जो 12 लाख रुपए कमाता होगा, 11,93,000 रुपए इनकम टैक्स में ले लेगा। एक बार जरा पढ़ लिख के आया करो। और अब मोदी का खौफ इतना हो गया है इनको अपने उसमें कि ये सब भूल गए। और अगर ये भूले नहीं और यही इनका मानसिक स्तर है, तो निश्चित तौर पर जब ये सर्विस में आए थे तो किसी सिफारिश से आए होंगे। बहुत साफ सी बात बोल रहा हूं, ये सर्विस में भी आए होंगे तो किसी सिफारिश से आए होंगे, क्योंकि बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। अब हमारा काम है, हम सरकार की आलोचना करेंगे, रचनात्मक आलोचना करेंगे। बिल्कुल ये बात सच है कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में रिबेट मिली है, लेकिन किस उसमें मिली है? नई स्लैब दरों में मिली है, पुरानी स्लैब दरों में मिली है क्या? जो लोग पुरानी स्लैब में हैं, जो पुराने तरीके से इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको क्या मिली है क्या? नहीं मिली। यानी आप चाहते हो कि सारी की सारी रिबेट जो पहले वाली थी वो छोड़ दें, सारी बचत के जो हमारे नियम थे, जो बचत के लिए जो हमें मिलता था, वो सब छोड़ दें और नई दरों में आ जाए। आप तो यही चाहते हो ना। आप चाहते हो कि देश में क्या नाम जो जमा पूंजी है वो जीरो हो जाए, बैंक में हमारा पैसा रखा ही नहीं जाए। लेकिन सुरेंद्र जी मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो टैक्स स्लैब है इसे आप छूट बढ़ा के एटलीस्ट 7 से 10 लाख कर दीजिए। ये तो 10 लाख से 2 लाख अतिरिक्त कर दिया गया, 12 लाख कर दिया गया। फिर मैं वही बात आपसे, आप प्रत्युष भाई आप समझ सकते हैं, आपकी जगह अगर आपका साथी एंकर होता नहीं समझता। मैं आपको 10 लाख हो चाहे 12 लाख रुपए हो, इसका हमने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तक 7 लाख तक जो स्लैब था जिसमें पैसे नहीं देने होते थे इनकम टैक्स के, वो पुराने और नए जो भी लोग इनकम टैक्स के दोनों नियम मानते थे, दोनों को मिलता था। अब ये जो स्लैब है, ये 12 लाख का स्लैब है, सिर्फ नई दरों के लिए मिलेगा। आप बात समझिए,
यानी क्या है कि पहले उसमें जो पुराने 7 लाख रुपए में क्या था कि साहब पुराने तरीके से जिसमें हमें बचत का पैसा, बाकी चीजों का पैसा बैंक में जो जमा करते थे या मेच्योरिटी आप ले क्या नाम प्रोविडेंट फंड लेते थे या मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, छूट मिलती थी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते थे, उसमें भी हमको छूट मिलती थी। अब ये नए स्लैब में कोई छूट नहीं है, बात आप समझो, प्लेन एंड सिंपल वर्ड में। तो ये 12 लाख का किया है आप, इस चीज के लिए आप बात आइए। अब आप आ जाइए दूसरी बात में जो महत्वपूर्ण बात है जी। आप मुझे ये बता दीजिए, युवाओं के रोजगार के लिए अगर कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, महंगाई के लिए कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, एमएसपी क्या नाम किसानों की एमएसपी को देने के लिए अगर आप इन्होंने कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए। आप बता दीजिए मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई हो तो मुझे बता दीजिए। मनरेगा की सुन लीजिए सर सुन लीजिए, 30 सेकंड और, सिर्फ 30 सेकंड जी। उसके बाद क्योंकि जफर भाई को जवाब देने में आसानी रहेगी ना, तो बैंकर है, तो बहुत बढ़िया वाले बैंकर हैं, इंटरनेशनल बैंकर। तो ये जो बात है, आप मुझे बताइए, मनरेगा की जो वो है एलोकेशन है, ये इन्होंने लगातार कम कर दी। और आज की डेट में पिछली बार जो इन्होंने कहा था कि हम टैक्सेस इतने वसूलेंगे, रेवेन्यू हमारी अर्निंग इतनी होगी, उससे कम हुआ। और उसके बाद जो आप बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ोतरी होगी, तो मात्र 15% हुई। तो देश की अर्थव्यवस्था डिप हो रही है। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रहा हूं। जफर इस्लाम साहब, आपने कांग्रेस की आपत्तियों को और सवालों को आपने सुन लिया। राहुल गांधी ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने एक बात कही, ये बजट गोली के घाव पर मात्र बैंडेज, यानी कि पट्टी मात्र है और कुछ भी नहीं है। सरकार के पास आइडिया है ही नहीं, टोटल बैंक्रप्सी है। देखिए, सही कहा हमारे मंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने, कि जितनी समझ वैसी बोल। तो जितनी उनकी समझ आती है उतनी बोलते हैं। उनके अपने पार्टी के लोग ही उनसे परेशान रहते हैं कि क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे, और उनका जो पोस्ट लिखा रहता है वो भी किस तरह से जाएगा नहीं जाएगा। ये चिंता जो है, जैसे पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग, वो लोग इससे बड़े विचलित रहते हैं कि क्या राहुल गांधी जी बेकार की बात बोल देंगे। आज एक फिर से उन्होंने शगुफा छोड़ा जो किसी को समझ में नहीं आएगा, न देश की जनता को, न खुद के उनके अपने परिवार को, या मतलब परिवार मतलब उनकी पार्टी को के लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी आप कह रहे थे मनरेगा की, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। मनरेगा डिमांड ड्रिवन है। अरे भाई, अगर ज़रूरत नहीं है तो मनरेगा का एलोकेशन कैसे? और ऐसा तो नहीं है कि मनरेगा को अगर बजट एस्टिमेट्स में, आज बजट में हमने कुछ मनरेगा का अनाउंसमेंट किया, कल को डिमांड बढ़ गया तो क्या मनरेगा का एलोकेशन बढ़ेगा? नहीं। कैसी बातें करते हैं, गुमराह क्यों करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? बताइए कि आज डिमांड नहीं है इसलिए एलोकेशन कम हुआ है, लेकिन कल को डिमांड बढ़ेगा तो एलोकेशन भी बढ़ जाएगा। अब आप सोचते हैं कि जो 2020-21 में भाई पूरी जिम्मेवारी के साथ एक सेकंड बीच में हम नहीं बोला था। नहीं, आप बाद में कह लीजिएगा अपने समय पे। मैं ये कह रहा हूं कि 2020-21 में जो एलोकेशन था मनरेगा के लिए, वो एलोकेशन था, आवंटन किया गया था, उस वक्त देश पे जो ऐसा कोरोना का दौर था, कोरोना के दौर में लोग घर वापस गए थे, उनको कुछ नौकरी काम करने के लिए चाहिए था। और हमारा इनके जैसा मनरेगा नहीं है कि मनरेगा सिर्फ डोल की तरह दे दिया। हमारा मॉडिफाइड मनरेगा है जिसमें हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव देहात में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जैसे जैसे लोग शहर की तरफ वापस आए, नौकरियों में वापस आए, मनरेगा का डिमांड कम हुआ। जैसे जैसे डिमांड कम होता रहा, अपना ये डिमांड कहाँ से आता है? स्टेट से आता है। स्टेट का डिमांड अगर कम है तो जाहिर है आवंटन कम होगा। ये हम थोड़ी कर रहे हैं। स्टेट का डिमांड, स्टेट से डिमांड आता है, स्टेट का डिमांड कम है तो आवंटन कम हुआ, और आवंटन कम हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कास्ट इन स्टोन है कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़रूरत पड़ने में बढ़ सकता है। दूसरी बात, आप इनकम टैक्स के बारे में कहे थे, कल तक तो ये लोग सीना फाड़ फाड़ के कहते थे, हलक चीर के कहते थे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ, टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आज टैक्स पेयर्स के लिए 1 लाख करोड़ का सौगात है, और एक टैक्स पेयर्स के लिए को देते हैं तो उसके पूरे परिवार को उसका फ़ायदा होता है। और जाहिर है अगर कोई उसमें बचत कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं हमने डिस्कार्ड कर दिया कि दूसरे स्कीम को डिस्कार्ड कर दिया, ओल्ड स्कीम को। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए सुरेंद्र भाई कि आज जो है ऑप्ट करने वाले जो है न्यू स्कीम को कितने % लोग हैं?
जरा ये इसकी जानकारी कर लिए तो आप बोलेंगे कि ओल्ड स्कीम में अब जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अब नए स्कीम की तरफ लोग बढ़ गए। वो फोर्स इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहे इन्वेस्टमेंट करे, एफडी करना चाहे एफडी करे, कुछ बाई करना चाहे कुछ बाई करे, कुछ कंज्यूम करना चाहे कंज्यूम करे। आपके मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुक कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, क्या मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली? जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये कर आतंकवाद है, क्या आपको लगता है कि उसमें राहत मिली नहीं मिली इनकम टैक्स स्लैब से? नमस्कार प्रत्युष जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। ये इस सरकार का 11वां बजट होगा। इन 11 बजटों में आपके दर्शक को सोचना चाहिए कि क्या अगर वो मध्यम वर्ग का है तो जहां पर अडानी अंबानी की संपत्ति 8 गुना 10 गुना बढ़ी है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का चंदा वसूल कर पाई है, उस देश में क्या आम आदमी की आय उस रेट से बढ़ी है? ये सरकार चटनी से लेकर टूथपेस्ट पर जीएसटी लगाती है। और जब इससे एक सीधी बात पूछी जाती है, जैसे आपने मंत्री जी से पूछा पेट्रोल डीजल के मामले में, तो सरासर आपके चैनल पे झूठ बोल गए। जो मंत्री कहते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भारत में सबसे कम है, जबकि जब ये सरकार आई थी उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, उससे लगातार गिरते रहे हैं। तो भी देश के मंत्री आपके राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोलते हैं, दर्शकों को गुमराह करते हैं कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम बहुत गिराए हैं। उसी तरीके से गैस के दामों पे गुमराह करते हैं। जो सरकार कदम कदम पर सीनियर लेवल पे एक तो इस तरह की बदतमीजी की भाषा बोलते हैं, बालक बुद्धि, मतलब अगर कोई उनको पलट के बोले कि क्या आप बुढ़ऊ बुद्धि हैं, ये भाषा है एक मंत्री की। उसके बाद आप चैनल पे गुमराह करेंगे, उसके बाद आप कहें कि हमने बजट में बहुत तोहफा दे दिया, कहते हैं कि हमने कोई राइट ऑफ नहीं किया। आपने सवाल पूछा था जो राइट ऑफ का, इस सरकार ने अपने आंकड़ों में कहा है कि 12,30,000 करोड़ का राइट ऑफ किया इन्होंने पूंजीपतियों का। आपके दर्शकों को सोचना चाहिए कि जिन पूंजीपतियों ने बैंक से लोन लिया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठे रहते थे, वो भाग गए हजारों करोड़ लेकर के, आज तक वापस नहीं आए। उस तरह के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ सरकार माफ कर देती है। आपका कितना लोन माफ किया? जो पूंजीपति इनको चंदा देते हैं वो पूंजीपतियों की संपत्ति 8 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रख करके अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं 11 साल में। उसके बाद कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। वो मिडिल क्लास जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, जिसकी नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है, जो अपने माँ बाप की दवाई नहीं करा पा रहा, उस मिडिल क्लास को इन्होंने रिलीफ कर दिया। और जफर भाई जो कि यहाँ पे इतने पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं मनरेगा की डिमांड कम हो गई। आप ही की सरकार के आंकड़े हैं कि जितनी डिमांड पिछले साल थी, लगभग उससे 7-8% डिमांड ही बची है, जबकि अभी 2 महीने बाकी हैं। तो ये सरकार सिर्फ गरीबों को, मिडिल क्लास को बेसहारा कर सकती है। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट देना चाहूंगा मैं विवेक जी आपका। विवेक जी कहा 2021, एक सेकंड प्रत्युष जी, हाँ 1 मिनट प्रत्युष जी, देखिए गलत बयानी से काम मत लीजिए। हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं और मैं एसपी के प्रवक्ता जी को कह रहा हूं कि मैंने कहा डिमांड 2020-21 से मैंने कंपेयर किया, जब सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया था, हिस्टोरिक आवंटन था, लेकिन अब वहाँ से डिमांड कम हुआ है तो जाहिर है उस पर कमी आएगी। लेकिन हमने कहा डिमांड ड्रिवन है, इसलिए अगर कभी ज़रूरत आन पड़ी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये इसमें क्या गलती है बताइए? जब आप किस तरह की गलती निकाल रहे हैं आप? जब आप पिछले साल की तुलना इस बता रहा हूं, नहीं मैंने पिछले साल का वर्ड ही नहीं यूज किया। हमने कहा इट इज डिमांड, आई नेवर सेड पिछले साल, सही है, हमने कहा 2021 किसी भी बजट की तुलना, तो फिर डिमांड ड्रिवन है तो उसमें क्या आपको जितनी जरूरत होगी हम देंगे। नहीं हम डिमांड साल नहीं, एक मिनट मैं कह रहे हैं डिमांड, एक सेकंड, डिमांड ड्रिवन है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि डिमांड आएगी तो हम नहीं देंगे? कहा हमने कहा बजट एस्टिमेट अलग चीज है, रिवाइज एस्टिमेट्स में नंबर चेंज हो सकते हैं। अगर हमने ज्यादा आवंटन किया तो नंबर चेंज हो जाएगा। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, क्या मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं दी गई? तो जो ये विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए, दिल्ली के चुनाव को और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि केंद्रीय बजट नहीं बल्कि बिहार का बजट है। ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के ट्वीट से बड़ा अग्री करूंगा। उन्होंने बैंडेड वाली बात कही है और ये कहा है दिस गवर्नमेंट इज बेरफ्ट ऑफ न्यू आइडियाज। आपके पास नए आइडिया है ही नहीं। आप एक मिडिल क्लास का टैक्स स्लैब में रिलीफ लेकर के आए हैं। चलिए मान लीजिए कि भैया दिल्ली का इलेक्शन है, मिडिल क्लास ज्यादा है, आप एक मेजर को लेके आए, हम भी चलिए स्वागत कर देते हैं। लेकिन बजट एक बहुत बड़ी चीज होता है।
आप एक बजट के डिस्कशन को मात्र इनकम टैक्स के, पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब तक सीमित नहीं रख सकते। आज की सबसे बड़ी गलती बजट की, आज की सबसे बड़ी गलती है कॉर्पोरेट में उसकी दरों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोली गई है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन। पहले वो 22% से घटा करके 22% कर दी गई थी, आज क्या है कोई नहीं जानता। और हमारा यह मानना है कि कॉर्पोरेट के टैक्सेस को आपको बढ़ाना चाहिए था। दैट इज अ नेसेसिटी इन अ कंट्री जहां इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। लेबर कोड्स की इंप्लीमेंटेशन के बारे में आज बात करी गई है, हल्का सा विवरण दिया गया है हायर एंड फायर का। तो आप टोटली एक कॉर्पोरेट और एक कैपिटलिस्ट चीज को नहीं मेंशन कर सकते। मनरेगा का मेंशन कैजुअल है। जो आपका एमएसपी की बात है, एमएसपी का कोई वर्णन नहीं है, ना कुछ कहा उन्होंने किसानों के बारे में। एमएसपी आएगा नहीं आएगा, किस रूप में आएगा, कुमारी शैलजा ने भी इसी बात को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और मनरेगा का बिल्कुल भी कोई वर्णन नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझको। तो आप ये बजट जो है ये एक तरफा कैपिटलिस्ट बजट लेकर के आए हैं पूंजीपतियों के लिए। आप जाकर के उनके लोन्स को माफ कर देते हैं। जब हम किसान के लिए कुछ मांगेंगे कहेंगे, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर मिनिमम वेजेस एक मजदूर के मात्र 5,650 रुपए हैं। आप पूछिए इनसे कि 5,650 रुपए में कौन सा परिवार गुजारा करेगा आज के दिन। कम से कम मैं ये कहूंगा कि लेफ्ट ने और बाकी लोगों ने प्रेशर डाला तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिनिमम वेजेस एक मजदूर के 16,500 रुपए किए हैं। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर, आपके मुताबिक ये बजट जो सरकार कह रही है सबका बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष और लेफ्ट से विवेक जी कह रहे हैं सिर्फ पूंजीपतियों को खुश करने वाला बजट है। मिडिल क्लास को सिर्फ टैक्स स्लैब में 5 लाख का लॉलीपॉप थमा दिया बस। भाई नेता लोग हैं और उनको कहना भी चाहिए, आखिर और क्या करेंगे राजनीति में जो होता है वैसा तो होगा नहीं कि वो आनंद से कहेंगे कि नहीं बजट बड़ा अच्छा आया है। तो मोटा मोटा कुछ चीजें जाननी चाहिए जिससे कि क्लियर पिक्चर दिखे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो 2.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स थी। 2019 में वो 5 लाख हो गई और 2023 में 7 लाख। अभी जो सभी राजनीतिक दलों की मांग थी उसमें अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ये 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा, इससे लोगों को राहत मिले। और अभी क्या हुआ शायद उनको कल्पना में नहीं रहा होगा, लेकिन पिछले 10 वर्षों की सरकार में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फुट है, जिस तरह से हर बजट एग्रीकल्चर और जो नए तरह के जो उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया, जिस तरह से PLI स्कीम के लिए मदद की गई, बजट में सरकार ने तय किया था कि हम इनकम टैक्स रिबेट की तरफ जाएंगे। 2 वजह हैं। एक तो सरकार ने बार बार कहती है कि हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, हम 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गए। सरकार कहती है कि हमारे लोगों की जेब में भी पैसे बढ़ रहे हैं, तो आखिर पैसे बढ़ते जा रहे हैं और आपका इनकम टैक्स रेट नहीं बढ़ा है। सरकार ने इसको इंस्टॉल किया, यानी एक तरह से जो अब तक सरकार कहती है कि पैसे लोगों की जेब में बढ़ रहे हैं, हमें आसपास तो दिखता था लेकिन वो रिलेट नहीं करता था, तो वो उनसे सीधे सीधे उनसे गिर नहीं गया। 12 लाख रुपए टैक्स नहीं होने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति शहर में 1 लाख रुपए महीने या गांव में 1 लाख रुपए महीने और किसी जगह किसी तरह से कमा रहा है उसको 13 महीने की सैलरी उसके हाथ में होगी, जो टैक्स वाला पैसा होगा वो बच जाएगा। यही वो वर्ग है जो देश में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जरिए पूरे देश में इन्वेस्टमेंट पर एक तरह से कहीं जो इन्वेस्टमेंट कुछ अगर सरकार करे 1 लाख करोड़ हम डाल रहे हैं तो वो एक तरह से ये रिबेट नहीं है, ये सीधे इन्वेस्टमेंट कुछ है, सीधे पैसा दिया है। और एक चीज मतलब सुरेंद्र भाई तो बहुत विद्वान प्रवक्ताओं में से हैं, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, जो थोड़ा सा बस मैं बता दूं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपके हाथ में कितना पैसा बचे। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते उसकी अलग शर्तें हैं, न्यू टैक्स रिजीम में है उसकी अलग शर्तें हैं। और एक जरूरी बात बता दूं, इस देश में बार बार कहा जा रहा था भाई FD पर पैसा लगता है, FD के इंटरेस्ट पर पैसा लगता है, सिटीजन है उनके लिए। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। इनकम टैक्स स्लैब पर तो जी इनकम टैक्स स्लैब पर तो बात हो गई सुरेंद्र जी, लेकिन इसे चुनावी बजट बताया गया कांग्रेस की तरफ से। जयराम रमेश ने कहा कि बिहार के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया क्योंकि वहां पर चुनाव है, लेकिन वहीं आपके बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये मतलब मतभेद क्यों, बिहार को मिला या नहीं मिला?
देखिए, दो तीन चीजें हैं। बिहार को तो एक बार पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, नहीं 90,000 करोड़ दूं, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़। लालू जी ने जवाब दिया था कि मोदी जी नस फट जाएगा। असल बात जुमलेबाजी करने में कुछ नहीं। आज मैं आपको प्रत्युष भाई एक बात ईमानदारी से बताता हूं। जफर भाई बैठे हुए हैं, इकोनॉमिस्ट आदमी है, बैंकर हैं। हर्षवर्धन जी हैं, पत्रकार हैं। ये दोनों उधर के पक्ष के लोग हैं। इनसे सिर्फ इतना तो पूछे ना, पिछली बार जो इन्होंने जिस राज्य को दिया था उसमें कितना खर्च हुआ, एक बात। दूसरी चीज इनसे ये जरूर पूछिए कि पिछली बार आपने कहा था कि इतने लाख करोड़ रुपए का कर आएगा, कि उतना आया क्या या उससे कम आया? तो कम आया तो क्यों आया? आपने कहा था कि अगर हम 25% के आसपास जो हम ग्रोथ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो ग्रोथ 15% क्यों हुई? आपने कहा था कि हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात करेंगे। आज बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम हमारी कम क्यों है? और हम कह रहे हैं, हरदीप पुरी जैसा मानसिक विक्षिप्त आदमी कह रहा है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मानसिक विक्षिप्त आदमी कह रहा है कि हम जापान को क्रॉस कर जाएंगे अभी इसी साल में। बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि वो अडानी की अर्थव्यवस्था है। हम पर कैपिटा इनकम में, जापान की पर कैपिटा इनकम में $52,680 पर व्यक्ति, और हमारी पर कैपिटा इनकम है 2,400। ये बात तो जफर भाई से भी पूछ सकते हैं। हमें इन पर भी इतना भरोसा है कि ये हरदीप पुरी जैसे झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? जापान की पर कैपिटा इनकम है $52,680 और हमारी पर कैपिटा इनकम है $2,400 के आसपास। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अडानी का पैसा अगर बढ़ रहा है गलत तरीकों से, सही तरीकों से, या किसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट का पैसा बढ़ रहा है, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, युवा का, बेरोजगार का और क्या नाम मजदूर का नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी भाड़ में जाए इस तरीके की चीजें। और एक बात जफर भाई जवाब ले लीजिए, मनरेगा डिमांड आधारित है। नहीं सर, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। मनरेगा वाला जरूरी है सर। हाँ, मनरेगा 5 सेकंड और दे दीजिए बस कर। तो मनरेगा वाले में जफर भाई उठाइए पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड। बंगाल का पैसा, उत्तर प्रदेश, भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश का पैसा, बिहार का पैसा, झारखंड का पैसा, मध्य प्रदेश का पैसा, कितने कितने महीने का ड्यू है केंद्र सरकार के ऊपर, उसको एक बार जरा उठा करके देख लीजिए। आपको जॉब कार्ड की भी असलियत पता चल जाएगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि पैसा कितना और देना है। झूठी सरकार, झूठा वादा। कांग्रेस पिछले भाई खाते का हिसाब मांग रही है। देखिए मैं उसका हिसाब का, सब भाई खाते का हिसाब का विवरण देता हूं, लेकिन मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हमारे इतने सीनियर मंत्री के बारे में मेरे मित्र। भैया राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि कहोगे, राहुल गांधी के लिए बाहर बुद्धि कहोगे तो हरदीप पुरी मानसिक विक्षिप्त बुद्धि है, मानसिक विक्षिप्त है वो। देखिए दोबारा से कहूंगा कि थोड़ी अगर राहुल गांधी को उल्टा सीधा कहोगे, हरदीप पुरी से और भी गलत बात बोली जाएगी हरदीप पुरी को। मैंने नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोली जफर भाई, नहीं मैंने अमित शाह जी के बोली, ना मैंने आपके लिए बोली। लेकिन मेरे नेता को अगर कोई इस तरीके की बात कहेगा तो मानसिक विक्षिप्त है वो। उसका इलाज रांची के भी इलाज पागल खाने में होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में आगरा है, योगी जी के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी पागल खाने में। मुद्दे पर आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि बालक बुद्धि? हम मुद्दे पर रहे, बजट पर रहे। एनीवेज मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग सीना पे चीर के कहते थे कि भाई, और आवाज फाड़ के कहते थे कि भाई कुछ नहीं हुआ मिडिल क्लास का, आज वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। वरना आज के बजट को दुनिया ने सराहा, देश ने सराहा। कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज है जिनको हर वक्त एक ही तरह की चीजें नियत रहती है, उनकी क्रिटिसाइज करो। एक मिनट, क्रिटिसाइज करने का मतलब